ये जो कहानी है इसके बारे में कहते हैं कि ऐसी मिसाल या ऐसे जासूस या जासूस की ऐसी कहानी इस दुनिया में बहुत कम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जासूसों का जासूस अगर किसे कहे, या ये फिर कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जासूस कौन है, इसको लेकर बहुत सारी बहस होती है। लेकिन मोसाद का एक ऐसा जासूस है जिसको लेकर कहा जाता है कि वाकई जासूसी की दुनिया में जो उसने कारनामा अंजाम दिया शायद बाकी जासूस वैसा नहीं कर पाए, उस हद तक नहीं जा पाए। मतलब सोच के अजीब लगता है कि एक जासूस जिसको किसी एक दूसरे देश में जासूसी के लिए भेजा जाए और वहाँ उसकी सीधे पहुँच उस देश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति तक हो, उसकी सीधे पहुँच वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर तक हो। आलम यह हो कि उसको उस देश का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनाने की पेशकश की जाए। नौबत ये कि एक वक्त ऐसा भी आया कि लगा कि शायद उस मुल्क का ही वो राष्ट्रपति बन जाए और उसको बना दिया जाए, और जबकि वो उस मुल्क का था ही नहीं, वो तो वहाँ जासूसी करने आया। तो ये कहानी उसी जासूस की है। कहानी दुनिया की सबसे जो बेहतरीन जासूसी एजेंसी है इजराइल की, मोसाद, उसकी है। पर इस जासूस के ऊपर आए उससे थोड़ा सा पहले इजराइल को लेकर हम जब भी बात करते हैं, इजराइल एक्चुअली उसकी टोटल जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो करीब इस वक्त 90 लाख के आसपास होगी। दिल्ली की 1.25 करोड़ से ज़्यादा है। बेंगलोर, शायद बेंगलुरु जो है वो इस वक्त उसकी इतनी आबादी होगी। तो पूरा जो बेंगलुरु है एक शहर, आप समझिए कि उसके बराबर की आबादी पूरे इजराइल की है। इजराइल आसपास जहाँ पे इजराइल बना, ये एक तो दुनिया का इकलौता यहूदी देश है। 1948 में इसका जन्म हुआ था इजराइल का, और आसपास में सारे अरब मुल्क इसके घिरे हुए हैं। मतलब एक इजराइल है और चारों तरफ अरब देश हैं जिनकी तादाद 16, 17, 18 है। और चूँकि इजराइल यहूदी मुल्क है, उधर अरब मुल्क हैं सारे, और जिस तरीके से इजराइल बना, फ़िलिस्तीन और इजराइल को लेकर लड़ाई, इसलिए हमेशा एक माहौल जो है वो अजीब रहा है। और इजराइल को हमेशा ये रहा है कि अरब मुल्कों से ख़तरा है क्योंकि चारों तरफ वो हैं। यही वजह है कि इजराइल हमेशा अपने देश की सुरक्षा, अपनी जो उसके इंटरनल सिक्योरिटी है या फिर उसकी जो जासूसी विंग है जो मोसाद, उसके ऊपर बहुत काम करता, बहुत मेहनत करता है। इजराइल में चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो जो सरकार में हो, उनका पहला लक्ष्य और इकलौता लक्ष्य यही होता है कि अपने देश की सुरक्षा और इसके अस्तित्व को बचाए रखना, क्योंकि उन्हें मालूम है ख़तरा चारों तरफ से। और यही वजह है कि चाहे वहाँ कोalition गवर्नमेंट बने, अभी भी हाल में ये था कि 2-3 बार वो शायद इलेक्शन हो गए, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो वो मिल के सरकार बनाएं, कुछ करें, 2 अलग अलग विचारधारा की पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन बात अगर देश की हो तो वहाँ की सारी पार्टी एक होती है। और यही वजह है कि वहाँ की आर्मी हो या वहाँ का फिर इंटेलिजेंस यूनिट जो मोसाद है, उसके ऊपर कभी आँच नहीं आती, चाहे इजराइल में सरकार किसी की भी हो, क्योंकि वही हैं जो अपने देश को बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने दुश्मनों को ढूंढते हैं, उनको मारते हैं। और इन्हीं चीज़ों से निकली हुई ये कहानी है मोसाद के शायद अब तक के सबसे बड़े जासूस की। और इस जासूस का नाम है एली कोहेन। एली कोहेन ने वो काम कर दिया, वो कारनामा अंजाम दिया जो जासूसी की दुनिया में बहुत कम लोग कर पाए। एली कोहेन, जिसकी माँ एक सीरिया की नागरिक थी और बाप यहूदी, मतलब इजराइल के, तो सीरियन माँ और इजरायली फादर, इन दोनों से पैदा हुआ एली कोहेन। ये तब मिस्र में रहा करते थे और उस वक्त तक जो इजराइल था उसका जन्म नहीं हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे तमाम लोग जो यहूदी थे इधर उधर मुल्कों में अलग अलग आसरा लेते थे। तो मिस्र में ही पैदा हुआ एली कोहेन और उसके बाद वहीं पे उसने पढ़ाई लिखाई शुरू की। इसी दौरान में फिर 1948 में इजराइल का जन्म होता है। तो बाकी के दुनिया के इधर उधर हिस्से में जो यहूदी थे वो धीरे धीरे सब इजराइल की तरफ कूच करते हैं, और उन्हीं में थे एली कोहेन के माँ बाप भी। 6 भाई बहन, ये लोग भी इजराइल कूच करते हैं, लेकिन एली कोहेन उनके साथ, अपने माँ बाप के साथ इजराइल नहीं जाता, क्योंकि उस वक्त उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई चल रही थी मिस्र में, और वो मिस्र में ही रुक जाता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। मिस्र में ये रुक जाता है, फिर पढ़ाई पूरी करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर ये फरवरी 1957 में इजराइल पहुंचता है एली कोहेन। और इजराइल पहुंचने के बाद और इसने वहाँ पे फिर जासूसी का कोर्स करता है।
एली के दिमाग में सिर्फ ये था कि अपने देश के लिए कुछ करना है। तो ये जासूसी का कोर्स करता है और जासूसी के फिर एग्ज़ाम में बैठता है। इसके साथ 2-3 प्लस पॉइंट थी। एक, इसको बहुत सारे लैंग्वेजेस आते थे, जिसमें इंग्लिश, इतालवी, हिब्रू भाषा, इसके अलावा अरबी पर ज़बरदस्त पकड़ थी, चूँकि माँ सीरिया की थी। और उस अरबी ज़ुबान में भी अलग अलग मुल्क में अलग अलग टोन में अरबी बोली जाती है। जैसे मिस्र में अलग है, सऊदी अरब में अलग है, सीरिया में अलग है, ईरान में अलग है, इराक़ में अलग है, लिबनान में अलग है। तो कहीं ना कहीं ये जो बोली जिस तरीके से बोली जाती थी वो उसमें भी माहिर था, उसी एक्सेंट में बोलने का। तो जब इसने एग्ज़ाम दिया और इससे पूछा गया कि आप क्यों, तो मतलब देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, परिवार को छोड़ने को तैयार हो, जान देने को तैयार हो, इसने हर चीज़ में हाँ बोला। फिर इसने सारा एग्ज़ाम दिया, टेस्ट दिया, और ये जो इसकी कला थी लैंग्वेजेस के ऊपर कंट्रोल, ये मोसाद को काफ़ी भा गया। उन्हें लगा कि एक ऐसा शख्स चाहिए जो इस वक्त अरब देशों में भेजना, उस वक्त हालात ख़राब थे क्योंकि 48 में जन्म हुआ था, ये 50 से लगभग 10 साल हुए थे, और अभी भी इज़राइल के गठन को लेके बहुत सारी विवाद चल रहा था। ख़ास तौर पे सीरिया से बॉर्डर लगता था इज़राइल का, तो सीरिया की तरफ से ज़्यादा ख़तरा था। तो इन्हें कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो सीरिया में जाकर मोसाद के लिए काम कर सके। एली कोहेन के साथ एक एडवांटेज तो ये था ही था ज़ुबान का, दूसरा ये भी था कि उसकी मदर सीरिया की थी, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो एक रिश्ता जुड़ गया। इसी के बाद एली कोहेन को फिर पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद एक इंश्योरेंस क्लर्क के तौर पे वहीं तेल अवीव में, इज़राइल में इसको रखा जाता है। बाकी सारी चीज़ों की फिर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद 1960 और 61 के बीच में, शुरू में ही, फिर एक बिजनेसमैन के तौर पर एली कोहेन की एक नई पहचान बनाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद उसको वहाँ से ज्यूरिक भेजा जाता है, वहाँ पे वो रहता है। फिर ज्यूरिक से ये अलग अलग 1-2 कंट्री और पहुँचता है, और फिर आखिर में अर्जेंटीना पहुँचता है। अर्जेंटीना जब ये पहुँचता है, फिर वहाँ इसको नए सिरे से इसकी एक नई पहचान बनती है, नया एक नाम दिया जाता है, और वो नया नाम अर्जेंटीना में जो इसको दिया गया वो अब एली कोहेन नहीं बल्कि कामेल अमीन थाबेत। तो कामेल अमीन बन चुका था अबेली अर्जेंटीना में जाने के बाद, और इसको एक बिजनेस मैन की तरह वहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में एक घर खरीदा गया जिसमें कामेल अमीन को रखा गया, एलियस एली कोहेन, और फिर वहाँ पे इसने अपना काम शुरू किया। इसके लिए काफ़ी पैसे खर्च किए गए पूरे बिज़नेस के सेटअप के लिए, इसकी नई पहचान, इसका बिज़नेस, और बिज़नेस भी ये दिखाया गया कि एक तो कपड़ों का, और दूसरा ये कि जो फर्नीचर है उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का। लेकिन अर्जेंटीना भेजने का मकसद कुछ और था, ब्यूनस आयर्स भेजने का मकसद कुछ और था। वहाँ पे सीरियन एम्बेसी में मौजूद लोगों से दोस्ती करना, और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त सीरिया में भी हालात ठीक नहीं चल रहे थे, और बहुत सारे लोग सीरिया की सरकार के अंदर भी, आर्मी के अंदर भी, उस वक्त की मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़ थे। तो सीरियन एम्बेसी के अफसरों से धीरे धीरे ये दोस्ती शुरू करता है। वहाँ फर्नीचर और बाकी चीज़ों के नाम पर सीरियन मदर थी चूँकि, तो ज़्यादा आसानी से वहाँ तक पहुँच होती है। और ये दोस्ती करते करते आखिर में वो उसी सीरियन एम्बेसी में, जो ब्यूनस आयर्स में था अर्जेंटीना में, वहाँ पे उस एम्बेसी से जुड़े हुए थे मिलिट्री अटैच, सीरियाई मिलिट्री अटैच जो उस एम्बेसी में उस वक्त, अमीन अल हफीज़। तो ये सीरियाई एम्बेसी में थे, मिलिट्री अटैच थे वहाँ पे। अब इनसे दोस्ती होती है कामेल अमीन की, मतलब एली कोहेन की। धीरे धीरे ये दोस्ती गहराती जाती है। फिर अचानक कुछ दिनों बाद ये ऐसे हालात होते हैं कि अमीन अल हफीज़ जो है वो वापस सीरिया पहुँचते हैं। सीरिया में तख्ता पलट की लड़ाई शुरू हो जाती है, तख्ता पलट हो जाता है, और ये जो सीरियाई मिलिट्री अटैच थे अमीन अल हफीज़, ये सीरिया के नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं, सीरिया के नए राष्ट्रपति। अब चूँकि एली कोहेन के रिश्ते थे यहाँ पे अर्जेंटीना में, दोस्ती हो गई थी, और अब वही शख्स अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट बन गया है, तो मौका अच्छा था। इसके बाद फिर मोसाद तैयारी करती है। अब एली कोहेन को सीरिया भेजने की तैयारी की जाती है। इसके लिए बाकायदा पूरा फिर वही बिज़नेस का तरीका अपनाया जाता है
कि फर्नीचर और कपड़ों का बिज़नेस है और अर्जेंटीना में बाकायदा बेस्ड है। माँ जो है वो सीरियन है। बाद में ये लोग वहाँ बस गए, सारे पासपोर्ट दस्तावेज सब अर्जेंटीना का इशू होता, कहीं भी इजराइल या मिस्र ये सारी चीज़ें नहीं आती। इसके बाद रास्ता साफ होता है, अपने कुछ संपर्क ढूंढे जाते हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में वो संपर्क भी मिल जाते हैं जो ब्यूनस आयर्स में थे, जिनके ऊपर काफ़ी खर्च किया था। तो इस तरीके से रिश्ते निभाते निभाते आखिरकार जो एली कोहेन है वो दमिश्क पहुंच जाता है 1961 में, और दमिश्क में एक बिजनेसमैन के तौर पर ये अपने आप को इस्टेब्लिश करता है। वहाँ जाने के बाद अब एली कोहेन का जो मेन काम था वो ये था कि सीरियाई डिफेंस, सीरिया के सारे राज, ये सारी चीज़ें चुराना, जानकारी इकट्ठा करना और इजराइल तक पहुँचाना। वहाँ जाने के बाद सबसे पहला जो काम किया एली कोहेन ने ये किया कि इसने अपने आप को ये दिखाया कि बहुत रईस आदमी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। खुल के खर्चा करना, बड़े बड़े वहाँ के महंगे जो कैफेटेरिया और होटल हैं वहाँ जाता पार्टी देना, डिफेंस से जुड़े हुए लोगों को पार्टी देना। दूसरा, चूँकि अमीन हफीज़ जो प्रेसिडेंट थे ऑलरेडी उनसे मुलाकात और दोस्ती हो गई थी सीरियाई एम्बेसी में अर्जेंटीना में, तो एक वो रिश्ता काम आ रहा था कि ये प्रेसिडेंट का जानने वाला है, दोस्त है, तो इससे भी दबदबा बढ़ा। फिर इसने डिफेंस के लोगों को अपने पास पार्टी देना और वो शुरू किया। जो लोग इसकी पार्टी और इन सब में शामिल होने लगे, दोस्ती हो गई, जिनसे जानकारी छोटी छोटी मिलने लगी, वो ठीक। जो नहीं शामिल होते फिर इसने उनके साथ दूसरा तरीका अपनाया, उनको फिर हनी ट्रैप करना शुरू किया। हालांकि एली कोहेन की शादी हो चुकी थी इजराइल में जब ये ट्रेनिंग लेने के लिए गया था, जब इसने मोसाद ज्वाइन किया नादिया नाम की लड़की से। लेकिन चूंकि एक जासूस की ज़िंदगी थी तो घर परिवार, नाम, अपनी पहचान सब छोड़ना था। तो एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए, जैसे रविंद्र कौशिक की कहानी थी, फिर इसने वहाँ पे भी अलग अलग लड़कियों से दोस्ती की। कहते हैं कि 17 गर्लफ्रेंड थी एली कोहेन की, और ये अपनी हर गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल वो कहीं ना कहीं, इन गर्लफ्रेंड का इजराइल या मोसाद से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में 17 लड़कियों के साथ कभी भी भांडा फूट सकता था। तो ये सब पर्सनल लेवल पे एली कोहेन ने इन सारी लड़कियों से दोस्ती की, इन्हें अलग अलग कहानियाँ सुनाकर, और उन लड़कियों का फिर इस्तेमाल वो डिफेंस के उन लोगों के ख़िलाफ़ करता था जो इसकी पार्टी में शामिल नहीं होते या बाकी चीज़ें, फिर उनको वो हनी ट्रैप में फंसाता। इस तरीके से ये धीरे धीरे डिफेंस मिनिस्ट्री में इतनी पहुंच हो गई कि आला अफसरों तक इसकी जान पहचान हो गई, और प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया से दोस्ती थी ही थी। फिर इसने उनके लिए काम करना शुरू किया, डिफेंस मिनिस्ट्री, और उसके ज़रिए फर्नीचर और बाकी सारे। लेकिन असली मकसद इसका ये था कि वहाँ से राज चुराना और राज चुरा कर बेचना। इसी दौरान में इसका दबदबा इतना कायम हो गया कि एक वक्त में सीधे सीधे डिफेंस मिनिस्ट्री में इसकी घुसपैठ हो गई। अब इतना बड़ा कद, सीरियाई माँ का बेटा और एक बड़ा बिजनेसमैन जो हर एक में पॉपुलर, फिर इसने अपना फ़ायदा उठाना शुरू किया, धीरे धीरे सेंध मारनी शुरू की। पहले डिफेंस मिनिस्ट्री, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री, फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। इसके अलावा वहाँ पे जो नगर निगम, जो बैंक, उनके सारे बैंक थे, सेंट्रल बैंक, वो, और जो दूसरे मंत्रालय थे, हर जगह पे इसने सेंध लगानी शुरू की और वहाँ से अपने अपने इंफॉर्मेशन जो है निकाल कर और इजराइल तक पहुँचाना शुरू किया। अब यह सारी चीज़ें चल रही थी, इसी बीच में अरब और इजराइल के बीच फिर रिश्ते ख़राब होने शुरू हो गए। और उस वक्त हुआ ये कि 1967 में, बल्कि 1967 नहीं, 1962-63 के दौरान में इन दोनों के बीच में हालात ठीक नहीं थे। और इस बीच में ख़ास तौर पर जो आसपास के मुल्क थे वहाँ लगातार इजराइल को लग रहा था कि हमला कर सकते हैं, और इसी वजह से इजराइल चाहता था कि ऐसी जानकारी मिलिट्री की मिले मुझे सीरियाई की कि इनकी कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट है, कौन से सैनिक अड्डे हैं, कहाँ पे गोला बारूद है, तो फिर उसको जानकर वो सारी चीज़ें अपनी प्लानिंग कर सकें। इधर अब ये हुआ कि एक बहुत ही ख़ास बॉर्डर के पास, इजराइली और सीरियाई बॉर्डर के पास एक जगह है जिसका नाम है गोलान हाइट्स। ये गोलान हाइट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब था ख़ासतौर पे सीरिया के लिए भी, क्योंकि ये सरहदी इलाका था और पहाड़ी इलाका भी। यहाँ से इजराइल के बॉर्डर पे मारना घुसना आसान था, इजराइल के लिए भी इस बॉर्डर से ख़तरा ज़्यादा था। तो एक बड़ा टास्क दिया गया कि इस गोलान हाइट्स पे एक तो इसको कब्ज़ा करना था इजराइल को, कैसे जीतें।
दूसरा पे यहाँ पे इनकी आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, ये कैसे पता चले। अपने सीरियाई रहने के दौरान में एली कोहेन ने जो सबसे बड़े बड़े काम किए उसमें से एक काम ये था कि उसने इस गोलान हाइट्स के बारे में पता करना शुरू किया। लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि सैनिक अड्डा है और ये ना डिफेंस मिनिस्ट्री में ना सेना से जुड़ा हुआ, और आम लोगों की वहाँ पे पहुँच नहीं हो सकती थी। और ये वैसे भी वहाँ पे जब पहुँचा था तो अर्जेंटीना का एक बिजनेसमैन के तौर पे काम मुश्किल था, लेकिन उसने दिमाग लगाया। एक बार अपने दोस्तों के साथ ये बैठा हुआ एली कोहेन, और इसने फिर उसको जब सारी बातचीत हुई और गोलान हाइट्स के नक्शे वक्शे थे जो जितना पब्लिकली किया जा सकता था, तब उसने कहा कि वहाँ की आर्मी के लिए और उनकी सेहत के लिए और दुश्मनों को धोखा देने के लिए एक बड़ा अच्छा आइडिया है। वो ये है कि अगर वो इस इलाके में यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए तो बड़ा कारगर साबित होगा। तो यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने का आइडिया दिया उसने उस इलाके में जो सरहदी इलाका था और वहाँ पे पानी भी काफ़ी था। ये बात सीरियाई आर्मी मान गई और इस यूकेलिप्टस पेड़ को लगाने के लिए बाकायदा पैसे भी खुद एली कोहेन ने कहा मैं दूंगा। वो और भी खुश हो गए। अब उस पेड़ को लगाने की वजह से इस पूरे इलाके में एली कोहेन को ले जाया गया, क्योंकि सारा फंड वो कर रहा था, दे रहा था। अब वहाँ पे उसके बताए हुए हिसाब से सारे पेड़ लगे। उसके बाद वहाँ जाकर उसने वो पूरा सीरिया का सैनिक अड्डा देखा, कहाँ कहाँ सैनिक रहते हैं, क्या है। और उसने जो पेड़ लगाना था उसने पेड़ भी इस तरीके से लगाया कि उस पेड़ के ज़रिए एक तरह का एक सबूत मिले, एक प्रूफ हो या क्लू हो कि कौन कौन से पेड़ का किस डायरेक्शन में कैसे लगाया गया है और वो सैनिक अड्डे से कहाँ कहाँ है। तो उसने उस पेड़ को उसी हिसाब से एक मैप के तरीके से लगवाया उस पूरे इलाके में, और वो बहुत बड़ा सैनिक अड्डा था सीरिया का। पेड़ लग गया। उसके बाद इसने अब वो खबर भेजी और उस पेड़ यूकेलिप्टस पेड़ की वजह से बाद में ये हुआ कि जब जंग हुई इनके बीच में, अरब और इज़राइल के बीच में, तो सिर्फ इन पेड़ों की वजह से उस पूरे इलाके को जो है इज़राइल ने जीत लिया था। क्योंकि एली कोहेन ने जो नक्शा बनाया था, जो नक्शा बताया था, जो तरीका बताया था किस किस पेड़ में कौन सा क्या मैप बनता है और वो कहाँ कहाँ सैनिक अड्डा है, तो उसने पुख्ता जानकारी दी थी। 1967 में ये सारी जो जानकारी मिली थी और पूरी सेना के बारे में, तो 1967 में इज़राइल के ऊपर हालात तो ख़राब थे ही थे। तो मिस्र, सीरिया, जॉर्डन समेत 5 अरब देशों ने इज़राइल के ख़िलाफ़ हमला बोल दिया था, जिसमें बाद में इराक, कुवैत और यमन भी कूद पड़ा था। तो करीब एक तरफ ये अरब देश के आधे दर्जन से ज़्यादा देश अरब के जो है वो इज़राइल के ख़िलाफ़ जंग में कूद गए और ये जंग शुरू हुई। लेकिन सिर्फ ये जंग 6 दिन चली। 6 दिन में ही इन अरब देशों को इज़राइल ने हरा दिया और वो जो गोलान हाइट्स था सैनिक अड्डा, उसके भी आधे से ज़्यादा इलाके पे इज़राइल का कब्ज़ा हो गया। और ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि एली कोहेन ने हर राज पहले से बता दिया था। सीधे प्रेसिडेंट हाउस में उसकी पहुंच थी, डिफेंस मिनिस्ट्री में पहुंच थी, और यही वजह है कि वो सारे राज आसानी से हासिल कर लेता था। यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग इतना भरोसा करने लगे थे कि उससे मशवरा करते थे। एक वक्त ऐसा आया कि उसको डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने का खुद प्रेसिडेंट ने प्रपोजल दिया कि तुम इतना काम कर रहे हो, हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, तो तुम सीरिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बन जाओ। लेकिन एली कोहेन ने मना कर दिया था। इसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब अमीन अल हफीज़ जो प्रेसिडेंट तख्ता पलट के बाद, उनको लगा कि अब मैं हटूंगा तो कौन, तो कहते हैं कि कई मीटिंग में उन्होंने कहा था कि एली कोहेन को सीरिया का अगला प्रेसिडेंट बनाते हैं, क्योंकि उसकी माँ सीरिया की, इसलिए उसके अंदर सीरिया का खून है। तो प्रेसिडेंट सीरिया तक पहुँच, प्रेसिडेंट बनने तक पहुँच, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने तक पहुँच, इतनी सारी चीज़ें, मतलब एक जासूस आप सोच सकते हैं कि फिर उसने कहाँ कहाँ सेंध लगाई होगी। तो ये जो 6-7 मुल्क के साथ एक साथ इज़राइल ने लड़ाई लड़ी, उसको 6 दिन में ही वो जंग ख़त्म हो गई, इज़राइल जीत गया। इसके बाद इज़राइल दुनिया में एक ताकत की तरह उभरा और कहते हैं कि ये पूरी जंग जो जीती उसका सिरा सिर्फ जो है एक शख्स को जाता है और वो है एली कोहेन, जिसकी दी हुई जानकारी की वजह से सारी चीज़ें क्लियर हुई और इज़राइल ने ठीक वहीं हमला किया जहाँ जहाँ एली कोहेन ने जो निशान बनाए थे और जो बताया था। तो इतनी सटीक जासूसी की थी। लेकिन फिर एक कमी भी थी एली कोहेन के ऊपर अंदर, और उस कमी ने ही एली कोहेन का पूरा राज फाश कर दिया।
सीरिया में लगभग तूती बोल रही थी, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनना था, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया बनने की बात शुरू हो गई थी। इन चीज़ों से शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा एली कोहेन को लगा कि उसकी इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे पकड़ हो गई कि अब उसको पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये दमिश्क में ही एक आलीशान घर में रहा करता था। और इज़राइल जो उस वक्त, ये 65, 67, 66 की बात है सर, जितनी भी सूचनाएं भेजता था वो ट्रांसमिशन के ज़रिए भेजा करता था। तो जब ये जंग में हार हुई और ख़ास तौर पे वो जिस जगह पे सारे पेड़ लगाए थे उसकी सटीक जानकारी, उसके सारे बारे में पूरी जानकारी, तो अब सीरिया की अथॉरिटी को थोड़ा डाउट होने लगा था कि कोई ऐसा है जो हमारी हर चाल, हमारी हर चीज़ की मुखबिरी कर रहा है, कोई इज़राइल को सूचना दे रहा है। लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे थे कि कौन है, पर उनको था कि है कोई और वो बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ है। तो सीरिया के अपने सरकार के लोगों पर भी इस बात पे शक गई कि अपना कोई हो सकता है। जब सीरिया को ये लगा और ये जंग हारने के बाद सीरिया जाहिर सी बात है बेचैन परेशान भी था, तो फिर सीरिया ने कहा कि ये जंग हम यूं ही नहीं हारे, किसी जासूस की वजह से हारे हैं और उस जासूस का पता लगाना ज़रूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में और नुकसान हो सकता है। तब सीरिया ने उस वक्त सोवियत संघ की मदद लेने का फैसला किया। अभी जो रूस है तब वो सोवियत संघ हुआ करता था, और सोवियत संघ की जो जासूसी एजेंसी है केजीबी, जैसे मोसाद है वैसे ही केजीबी, वो भी बहुत ख़तरनाक है। तो उन्होंने केजीबी से मदद लेने का फैसला किया, इस बात से बेखबर कि जिस जासूस को पकड़ने के लिए वो सोवियत संघ से मदद ले रहे हैं वो एक्चुअली मोसाद का जासूस है। लेकिन सोवियत संघ तब भी और अब जब रूस है तब भी सीरिया का हमेशा दोस्त रहा है, इसलिए कि अमेरिका सीरिया का हमेशा दुश्मन रहा है। तो जहां अमेरिका जिसके सपोर्ट में होता, रूस या सोवियत संघ हमेशा उसके उल्टा होता है, वैसे ही रूस किसी के सपोर्ट में होता तो अमेरिका उसके उल्टा होता है। तो सीरियाई सरकार ने फैसला किया कि हम इसमें केजीबी की मदद लेंगे, उस जासूस का के बारे में पता करेंगे। केजीबी ने अपना काम शुरू किया उस जासूस का पता करने के लिए। इस काम के लिए जो सबसे पहला काम केजीबी ने किया, जो बेसिक वैसे भी जासूसी में करते हैं, वो ये था कि अगर ये खबर सीरिया से बाहर जा रही है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ज़रिया है जिसके ज़रिए ये खबर बाहर जा रही है। अब कोई चिट्ठी लिख के कबूतर के हाथ तो भेजने वाला टाइम रहा नहीं था। तो इनका ये था कि ये कोई ना कोई ट्रांसमिशन के ज़रिए मैसेज जाता है जो आमतौर पे जासूसी दुनिया में इस्तेमाल होता है। तब उस ट्रांसमिशन के रेडियो सिग्नल को पकड़ना था कि सीरिया से कितने लोग ट्रांसमिशन सिग्नल के ज़रिए बाहर बात करते हैं। तब सोवियत संघ केजीबी ने एक डिवाइस तैयार किया और उस डिवाइस के ज़रिए ये था कि वो एक तरह का एंटी सिग्नल आप मान लें, जिससे कि अगर कोई सीरिया के बाहर बात कर रहा है इसी रेडियो सिग्नल के ज़रिए, ट्रांसमिशन के ज़रिए, तो वो डिवाइस को पकड़ लेगा। बड़ी खामोशी के साथ केजीबी ने यह काम किया। जहाँ जहाँ पे उनको सारा जो सिग्नल सीरिया के बाहर जा रहा था उनको उन्होंने मॉनिटर करना शुरू किया और एक ख़ास उपकरण लगाया, डिवाइस, जिससे वो पकड़ा जा सके। और सीरिया से बाहर जाने वाले सभी बातचीत पर अब नज़र रखी जाने लगी, उसे सुना जाने लगा। इस बात से एली कोहेन बेखबर था। अप्रैल 1965 में दमिश्क के अपने घर में एली कोहेन बैठा हुआ था और एक लापरवाही ये थी कि उसको कई बार मोसाद की तरफ से कहा गया था कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तुम थोड़ा सा सब्र रखो, बर्दाश्त करो, पर दिन भर में एक बार से ज़्यादा तुम ट्रांसमिशन पे बात मत किया करो, रिस्की है। लेकिन कई बार एक्साइटमेंट में वो दो बार रेडियो ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर लेता था। तब ये बात खुद एली कोहेन को भी नहीं पता थी कि, क्योंकि ये सिर्फ एक दो लोग जो डिफेंस मिनिस्ट्री में थे उनकी तरफ से ये पहल की गई थी कि केजीबी से गुपचुप तरीके से मदद ली गई थी कि उस जासूस को पकड़ना है। क्योंकि एक ये भी था कि मिनिस्ट्री में हो, कोई अपना हो, तो अगर ये खुल्लम खुल्ला करेंगे तो जो भी जासूस है वो सतर्क हो जाएगा और केजीबी क्या करने जा रही है उसे पता चल जाएगा। इसीलिए एली कोहेन, जिसकी इतनी पहुँच थी डिफेंस मिनिस्ट्री में, प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया के घर तक, दफ्तर तक, उसको भी इस बारे में जानकारी नहीं मिली, सिर्फ एक दो लोगों को मालूम था। और इसी चीज़ से लापरवाह होकर अप्रैल 1965 में रेडियो ट्रांसमिशन पे मैसेज एली कोहेन इजराइल में दे रहा था और इत्तेफाक से केजीबी ने उस डिवाइस के ज़रिए वो बातचीत सुन ली, बातचीत पकड़ ली। पता चला कि यह दमिश्क के घर से जा रहा है और फिर पता चला कि इस घर में कोई और नहीं बल्कि एली कोहेन रहता है, जो सीरिया के प्रेसिडेंट का करीबी है, दोस्त है, जो सीरिया का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने जा रहा था। बातचीत सबूत थी, बातचीत में साफ मैसेज था जो जासूसी की
ही दुनिया का मैसेज होता है। इसके बाद कोई बचा नहीं था, कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद जो सीरिया की सेना है वो उस घर में पहुंचती है। उस घर में उस वक्त कोई और था ही नहीं, सिर्फ एली कोहेन था। एली कोहेन को गिरफ्तार करते हैं, घर की तलाशी लेते हैं, वहाँ से रेडियो ट्रांसमिशन वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद उसको गिरफ्तार करके लाया जाता है। करीब महीने भर तक कहते हैं कि एली कोहेन को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। उसकी सारी उंगलियों के नाखून तक निकाल लिए जाते हैं और फिर वहाँ की जो मिलिट्री कोर्ट थी वो उसको फांसी पे लटकाने का हुक्म देती है। इधर एली कोहेन की गिरफ्तारी की खबर इजराइल भी पहुँच चुकी कि मोसाद तक भी पहुँच चुकी। इजराइल ने ह्यूमन ग्राउंड पे और बाकी इसके ज़रिए बाकी देशों से मदद मांगी और कहा कि किसी तरह से इस मौत की सज़ा को रुकवा दिया जाए। यूएन में भी जाने की बात की, अमेरिका की भी मदद लेने की कोशिश की, बाकी देशों की भी, लेकिन सीरिया अड़ा रहा और सीरिया ने फिर जो अपना फैसला सुनाया था महीने भर के अंदर गिरफ्तारी के, 18 मई 1965 को दमिश्क के एक चौराहे पर सरेआम लोगों के सामने फांसी दे दी एली कोहेन को। और करीब 8 घंटे तक कहते हैं एली कोहेन की लाश उस जगह पे झूलती रही जहाँ पे फांसी दी गई थी। और इस तरीके से मोसाद के एक जासूस को सरेआम खुलेआम ये फांसी दी गई। फांसी देने के बाद इजराइल ने गुजारिश भी की, अपील की कि उसकी कम से कम लाश दे दें एली कोहेन की, पर सीरिया ने देने से मना कर दिया। और ये भी लिखा था जब फांसी दी गई तो उसके पूरे बदन पे एली कोहेन के उन्होंने नारे लगे हुए बैनर लगा रखा था एली कोहेन के जिस्म पे कि अरब की तरफ से एक इजराइल को तोहफ़ा, या ये इस तरह की चीज़ें थी, लाइनें जो यहूदी विरोधी थी सारी। फिर उसके बाद उसकी लाश को 8 घंटे के बाद उतार कर कॉफिन में रखा गया और उस लाश को कहाँ दफनाया गया ये कभी जाहिर ही नहीं किया गया। कहते हैं कि इसके बाद तमाम कोशिश की कि लाश कहाँ दफनाई गई, कम से कम लाश मिल जाए, वो ताबूत वापस इजराइल चला जाए। इजराइल ने, मोसाद ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन फिर उसके बाद ऐसे हालात हुए कि कुछ लोगों को पता था कि वो लाश कहाँ दफनाई गई, लेकिन धीरे धीरे सीरिया के हालात ऐसे हुए, बमबारी ऐसी हुई जो आज भी हालात है कि जिस जगह पे लाश दफनाई गई दफनाने वाले लोग भी भूल गए या उसमें से बहुत सारे मारे गए। तो ये बाद में बहुत कोशिश के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर एली कोहेन को दमिश्क में या दमिश्क के बाहर कहाँ दफनाया गया। मोसाद ने तमाम कोशिश कर ली लेकिन आज तक पता नहीं चला। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले मोसाद को एक बड़ी कामयाबी मिली। पूरे अपने दमिश्क में रहने के दौरान मौत के वक्त भी, जो गिरफ्तारी के वक्त भी, जो एक घड़ी जो पहने हुई थी एली कोहेन ने, वो घड़ी दमिश्क से मोसाद के हाथ लगी। किससे लगी, कहाँ थी, किसके पास थी, ये चीज़ें मोसाद या इजराइल ने इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन खुद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया कि मोसाद ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की कि उस आखिरी निशानी को लेकर आए। तो एली कोहेन की उस घड़ी को लाया गया इजराइल में, पहले म्यूज़ियम में रखा गया, फिर उनकी पत्नी नादिया को दिया गया और नादिया वो घड़ी देख के रो पड़ी। और एक नेशनल हीरो की तरह आज भी एली कोहेन को पूरे इजराइल में माना जाता है और कहा जाता है कि अरब के साथ जो जंग थी 60s में, वो अगर जीत हुई इजराइल की तो सिर्फ एक शख्स की वजह से, वो था एली कोहेन। लेकिन एली कोहेन को अपने इस जासूसी के लिए मौत की सज़ा मिली, फांसी हुई, वो भी सरेआम। और आज तक एली कोहेन की लाश कहाँ दफनाई गई है ये किसी को नहीं मालूम। तो ये थी पूरी कहानी। कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े जासूस की, इसलिए कि एक जासूस अगर प्रेसिडेंट किसी मुल्क का बनने पहुंच जाए, डिफेंस मिनिस्ट्री में उसको मिनिस्ट्री मिलने लगे, तो बड़ी बात।